नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 इसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। शुरू से लेकर के अंत तक की जितनी भी इससे संबंधित खबरें होंगी, जानकारी होगी, आपको मात्र इस 30 से 35 मिनट में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अर्थात A to Z जानकारी, RO ARO क्या है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना बढ़ाए पूरी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य सुने, देखें। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यानी यूपी पीएससी द्वारा ये है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जो 2023 का विज्ञापन संपूर्ण है, उस पे हम विस्तृत परिचर्चा कर करके सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा कैसे होती है, इसकी आयु क्या होती है, इसकी योग्यता क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, अंतिम यानी मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होता है और इसके एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं, इन पे हम विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो मित्रों, यदि अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपके पास पहुंच जाए। सहायक समीक्षा अधिकारी का ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आज से मित्रों 9/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो होगी वो 9/11/2023 होगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी 9/11/2023 को होगी, यानी 9 नवंबर तक आप सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लें। फॉर्म भरने से पहले मित्रों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वह ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pareekshha.nic.in से OTR नंबर प्राप्त कर लें। बहुत से अभ्यर्थी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि यदि आज तक OTR नहीं पूरा हो पाया तो क्या हम समीक्षा अधिकारी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है मित्रों, आप जब भी समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर रहे हों यानी 9 नवंबर से पहले, तो उसके 3-4 दिन पहले भी यदि आप OTR प्राप्त कर लेते हैं तो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात आपके सामने दी गई है, OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पे uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो कंफर्म हो गया होगा, यानी OTR अभी भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जाके कर सकते हैं। दूसरी बात है मित्रों, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हम आपको इसके बारे में भी पूर्णतः जानकारी देते चलें
किसी भी स्तर पर परीक्षा उपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आगामी परीक्षाओं या चयनों में उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बताते चले मित्रों, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे OTR, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित सुनिश्चित कर लें। कुछ लोग तो OTR कर देते हैं लेकिन उसका फाइनल प्रिंट कहते हैं कि हम बाद में लेंगे, तो बाद के लिए देखते हैं तो बाद में साइट नहीं चल पाती है, क्या नहीं होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। इसलिए वो अपनी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रखें। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। यानी जो भी अभ्यर्थी फॉर्म में अप्लाई करेंगे वो उन्हें हार्ड कॉपी भेजने की आयोग को कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात अगर हम आपसे करें कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों आयोग के निर्देशानुसार यथासंभव संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। यानी ये तो बात की बात है मित्रों, जब भी संलग्न करना होगा, ये मुख्य परीक्षा के लिए है, ये आपको प्री में कुछ नहीं करना है। तो OTR पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर उसके बाद में वो जाकर के बटन उसके OTR प्राप्त करने के बाद फिर जाएं फॉर्म भरवाने RO ARO का। OTR के बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। OTR के सब चरण दिए गए हैं, कैसे कैसे फीस कटेगी, कैसे क्या होगा। चतुर्थ चरण में यह भी दिया गया है मित्रों, आवेदन के उपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड यानी OTR बेस पे मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदन पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, केवल एक बार आप संशोधन कर सकते हैं यदि आप एप्लीकेशन में क्लिक कर करके जो है अधिमानी अर्हता में, केवल वो भी अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। जो इसका शुल्क लगेगा प्रारंभिक परीक्षा हेतु, जो RO ARO के प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो शुल्क लगेगा उसका शुल्क निम्नवत दिया गया है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए मात्र 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक को 65 रुपये। इस तरीके से ये मेन हो गए। दूसरी बात अगर हम आपसे करते चलें मित्रों, आपको बताते चलूं, यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या दी गई है इसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहले जब विज्ञापन आता था तो इस तरह से नहीं आता था। आपको मैं बताता चलूं, जो विज्ञापन 2023 RO ARO का है उसमें कुल संख्या 411 है। विभाग जो होता है RO ARO का, मुख्य रूप से यहाँ पे सभी विभाग दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय, पद का नाम समीक्षाधिकारी, 322 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी 9 पद हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षाधिकारी जो लोग होते हैं उनकी संख्या इस बार अलग करके दी गई है, बहुत अच्छा किया गया है, 322 पद। उत्तर प्रदेश राजस्व, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो समीक्षाधिकारी होगा यानी प्रयागराज में जो बैठते हैं उनका 9 पद है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ में 3 पद। उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षाधिकारी के 40 पद। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सहायक समीक्षाधिकारी के 23 पद।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी 13 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, देखिए 1 पद है इसके। तो इसका बड़ा अच्छा है। मैं आपको आगे इसका बताऊंगा कि इसकी योग्यताएं क्या हैं समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी की। मैं इसीलिए एक तरफ से आपको ये भी बताता चलो मित्रों, दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि देखिए आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, उपयुक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति या अर्हता के जिन पदों के अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो मेरा मानना है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसी माह विज्ञापन आएगा, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं, मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं जो मैं इससे पहले वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैंने बताया था कि इसी माह विज्ञापन अवश्य आएगा और परीक्षा कब होगी उसके बारे में भी आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और पदों की संख्या मैंने बताया था 400 प्लस होगी। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, 400 प्लस 411 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि यदि परीक्षा के परिणाम, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पहले पहले मेरा मानना है कि पदों की संख्या 500 प्लस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मित्रों। तो ये वेतनमान दिया गया है 44,900 लेवल 7 का और 47,600 लेवल 8 का सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो मित्रों ये था आपका कि कितने पद हैं और किस किस के लिए पद हैं। आगे मैं परिचर्चा करूंगा। मैं एक तरफ से आपको कोई सूचना छूटे ना, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे सभी जानकारियां देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये आरक्षण है, आरक्षण आप लोग पहले से जानते हैं, अगर इस लेवल तक पहुंचे हैं तो SC ST के लिए क्या है, OBC के लिए, जनरल के लिए क्या है, इस पे आरक्षण पे कोई बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सबका वही समान होता है आरक्षण जो पहले और परीक्षाओं में लागू होता है। शैक्षिक अर्हता, देखिए मुख्य बातें जो है शैक्षिक अर्हता के लिए दी गई है, जिसके बारे में हम सब लोग जो है ज़्यादा परिचर्चा करने को चाहते हैं। तो देखिए शैक्षिक अर्हता पे मैं बात कर लूँ। जो शैक्षिक अर्हता है वो समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या मैं BA फाइनल कर रहा हूँ, क्या मैं परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ? तो नहीं मित्रों, जब अंतिम तिथि हो और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास अर्हता पूरी होनी चाहिए, यानी आप उस समय पास होने चाहिए। ये भी नहीं कि परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या मैं परीक्षा दे सकता हूं, तो नहीं, आपका रिजल्ट आ चुका हो यानी अंतिम तिथि, भरने के अंतिम तिथि तक पहले। और वो क्या होनी चाहिए आपकी योग्यता, तो उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए भारत में, देखिए मित्रों भारत में यहां पे स्पष्ट दिया गया है नंबर 1 पे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। कहने का मतलब है स्नातक कुछ भी उपाधि होनी चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, कोई भी स्नातक लेवल का होना चाहिए। वो भी कैसे कैसे किससे स्नातक होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से। आगे बात कर रहा है कि O लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही है। जो O लेवल मांगा गया है वो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही मांगा जाता है। उसके साथ साथ हिंदी टंकण में न्यूनतम 25% 25 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए हिंदी टंकण। तो ये
जो ओ लेवल मांगा गया है या इसके समकक्ष आहार था 1 साल का, और हिंदी टंकण में आपको आना चाहिए, वो भी 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए था। यदि हम बात करें मित्रों समीक्षा अधिकारी के लिए, तो अभी मैं आपसे समीक्षा अधिकारी के बारे में भी बात करूंगा। ये तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए था मित्रों। अब मैं बात करूंगा, ये देखिए सब वही सारी चीजें दी गई है। अगर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें मित्रों, तो समीक्षा अधिकारी, देखिए कहीं छूट तो नहीं रहा है कोई चीज, चलिए कोई चीज नहीं छूट रही है। आपके लिए विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपको भी पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लेखा अधिकारी होगा। ये भारत में विधि स्थापित द्वारा किसी भी विद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, वाणिज्य में यानी आपका कॉमर्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉमर्स में होना चाहिए। यहां पे वीडियो दिया गया, देखिए वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिए। अगर लेखा समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लेखा होना चाहिए, यानी आपके पास वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, यानी बीकॉम होना चाहिए। यदि हम ध्यान दीजिएगा, पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें अधिमानी आहारता, तो आपके पास केवल ये अधिमानी आहारता है। अगर केवल समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो आपके पास सिंपल सा साधारण सा आपके पास यदि ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि मित्रों आगे बात करें हम, मैं चाहता हूं कोई चीज आपके लिए छूटे ना, ये नियमावली दी गई है। हाँ देखिए मित्रों, आपके पास लोगों ने आयु सीमा के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष आयु पूरी करनी चाहिए। कब पूरी होनी चाहिए? 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात उनका जन्म जो होना चाहिए वो 2 जुलाई 1983 से पूर्व ना हो और 1 जुलाई 2022 के बाद का ना हो। ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब है आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष 1 जुलाई को होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2022 के बाद आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मोटा मोटा जान लें कि 21 से 40 वर्ष। अगर बात दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष है, यानी उनका जन्म जो होना चाहिए 2 जुलाई 1968 के बाद होना चाहिए, पूर्व नहीं होना चाहिए। यदि हम अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात करें मित्रों, किसको किसको छूट मिलेगी, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, कुशल खिलाड़ियों के लिए उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी। ध्यान दीजिएगा, और कुछ के लिए 3 साल। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं। तो पहले तो यहां पे बात कर लिया जाए, हम लोग अच्छा पहले यहीं से देखते चले मित्रों, एक तरफ से देखते चले। पॉइंट नंबर 11 समीक्षा अधिकारी के लिए और मुख्य परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं जो दी गई हैं। तो कैसे आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के वाले ही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। तो भाई निश्चित है, ये तो अच्छी बात है।
बहुत से अभ्यर्थी, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हों। अब बात होती है कहाँ कितने अभ्यर्थी सफल होंगे, तो मैं आपको बताते चलूँ कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में लिए जाएंगे। तो ये देखिएगा, OTR के बारे में बातचीत की गई है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँगा मित्रों। अभ्यर्थी OMR में भरना जानते हैं, इतने भी हाँ देखिए, परीक्षा में जो है 35% अंक प्राप्त करते हैं तो वो चयन सूची यानी श्रेष्ठता सूची से सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें कम 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन किसके किसके लिए क्या निर्धारित की गई है? अन्य श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड जो होगा वो 40% निर्धारित की गई है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% अंक कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा मित्रों। आगे अगर हम बात करें, मैं अब पेज नंबर 3 पे आ जाइए। जो आपकी परीक्षा होगी वो निम्नलिखित जिले में होगी। ध्यान रखिएगा, 40 जिलों में होगी। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने 40 जिलों में ही आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसी 40 जिले में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस वजह से मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कोई चीज़ छूटे भी ना और आपको पूरी जानकारी भी मिल जाए इसी नोटिफिकेशन के तहत। तो ये था पेज नंबर 3। अब हम पेज नंबर 4 पे आते हैं, 4 पे आते हैं। अगर इसमें कोई जानकारी होगी तो इसको भी दी जाएगी, अन्यथा देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण चीज़ें ये परिशिष्ट 3 में दिया गया है मित्रों। मैं आपको बताता चलूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस क्या है? तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, समय 2 घंटे होते हैं और प्रश्नों की संख्या 140 होती है और पूर्णांक भी 140 का होता है। सामान्य अध्ययन का पेपर जो होता है वो पहला पेपर होता है, प्रश्न 140 होते हैं और पूर्णांक भी 140 होते हैं, और आपके सामने सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो दिया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इन 10 यूनिट के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, विषयों के अनुसार, इसी 10 विषय में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक परिक्षमता, इसको रीजनिंग कहते हैं थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो जिन लोगों को मैथ नहीं आती है मित्रों, जो लोग अंग्रेजी से घबराते हैं, उनके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए समीक्षा अधिकारी बनने का एक सुंदर अवसर है। कुछ अभ्यर्थी होते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी से डरते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, आगे मैं मुख्य परीक्षा की बात करूँगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, और हालांकि अभी हम इसके माइनस मार्किंग पे भी बात करूँगा। माइनस मार्किंग
1/3 होती है, हालांकि आगे बताया गया होगा। तो माइनस मार्किंग 1/3 होती है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत कम है। फिर भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये अब पीसीएस लेवल के प्रश्न दिए जाने लगे हैं। पहले आसानी से समीक्षा अधिकारी हो जाता था, लेकिन अब जो भी इसका सिलेबस इतना छोटा जितना दिख रहा है उतना माने ना, ये पीसीएस लेवल के प्रश्न इसमें भी पूछे जाने लगे हैं। तो लेकिन वो अभ्यर्थी जो शुरुआत में ही प्रारंभिक परीक्षा में ही घबराते हैं अंग्रेजी से, गणित से, वो इसमें घबराने की उनको जरूरत नहीं है। यदि हम सामान्य हिंदी की बात करें, पेपर 2 होता है सामान्य हिंदी का, इसमें 1 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न 60 होते हैं और पूर्णांक भी 60 होता है। तो और मजे की बात देखिए, बड़ा सिलेबस इसका बहुत ही लिमिट है। विलोम 10 पूछे जाते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के शब्द 1 शब्द 10 पूछे जाते हैं, तत्सम एवं तद्भव 10 पूछे जाते हैं, विशेष एवं विशेषण 10 पूछे जाते हैं, पर्यायवाची 10 पूछे जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही सस्ता होता है, बहुत सरल होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि 60 क्वेश्चन हैं, यदि आपका 50 से नीचे आया, मैं ये भी बता देता चलूं, 50 से नीचे आया तो आपका होना मुश्किल हो जाता है। या तो आप प्रारंभिक परीक्षा में जनरल नॉलेज में आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, 100+ क्वेश्चन हो उसमें, और इसमें 50+ हो, तभी आप ये मान के चलिएगा मित्रों, आपका मेन के लिए यानी मेन परीक्षा के लिए आपका बुलावा आएगा। यानी आपको मेहनत इतनी करने की आवश्यकता है, उसमें 100+ और इसमें 50+, निगेटिव मार्किंग को छोड़ करके ध्यान दीजिएगा, तब आपका इसमें जो है हो पाएगा, एकदम श्योर आप हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आगे पीछे आरक्षण को लेकर के आगे पीछे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी इतना आप मोटा मोटा मान के चलेंगे तो इसमें सिलेबस जितना छोटा है उतना ही पढ़ाकू होना चाहिए, इसमें अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस लेवल का पूछा जाता है। हाँ, हिंदी सरल होती है, हिंदी अगर हाई स्कूल लेवल तक का आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इसका जितने भी सिलेबस है अच्छी स्टैंडर्ड बुक से लेकर के पढ़ लेते हैं, तो आपका आसानी से हो जाएगा। बहुत छोटा सिलेबस होने के कारण, लेकिन जितना ये छोटा है उतना ही आपका जनरल नॉलेज लेंदी हो जाता है, इस वजह से आप गंभीर अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मित्रों, कुल योग 200 अंक का होता है और 200 प्रश्न होते हैं, 140 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 60 प्रश्न सामान्य हिंदी के। इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है। आगे यदि हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने अभ्यर्थी गंभीर अभ्यर्थी होते हैं वही मुख्य परीक्षा में बैठने को पाते हैं। हालांकि अभी मैं इसमें और भी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सामान्य अध्ययन अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है। सामान्य हिंदी इसमें जो पूछे जाते हैं वो सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे का होता है, वो विकल्पीय ही होता है। और सामान्य हिंदी खंड 1 के अंतर्गत आलेखन के अंतर्गत परंपरागत यानी सब्जेक्टिव 2.5 घंटे का प्रश्न होता है, पूर्णांक 100 होता है। इसमें दिए गए गद्यांश का शीर्षक होता है, सारांश पूछा जाता है, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को मांगता है, अर्थात इस तरीके से 21 अंक के होते हैं। उसी प्रकार किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन होता है, वो भी 15 अंक का होता है। पत्राचार होता है, चाहे शासकीय अर्धशासकीय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश ज्ञापन के पत्र परिपत्र होते हैं, विज्ञप्ति टिप्पणी प्रतिवेदन या अनुस्मारक के पत्र होते हैं। इस तरीके से ये 24 अंक के होते हैं। परिभाषिक शब्दावली, जब आप सचिवालय के लिए नौकरी करते हैं, इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए नौकरी करते हैं, तो मुख्य परीक्षा में प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली का आपको ज्ञान होना चाहिए।
अंग्रेजी से हिंदी, देखिए अंग्रेजी मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजी से हिंदी करने में आपके 5 शब्द होते हैं और वो 10 अंक के होते हैं, और हिंदी से अंग्रेजी करने में 5 शब्द होते हैं, 10 अंक के होते हैं। इसी प्रकार मुहावरे तथा लोकोक्तियां केवल 5 होती हैं, 10 अंक के होते हैं। तो ये इस तरीके से ये हो गया 30 अंक का। कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक का होता है। अगर आपको कंप्यूटर ज्ञान नहीं है तो आप एक ऑफिशियल सर्विस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सचिवालय लखनऊ में बैठना होता है। तो एक दमदार पद होता है सचिवालय का, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ओहदादार पद होता है। और इसके लिए एक ही जगह लखनऊ में या प्रयागराज में आपको पद मिल जाता है। इसमें ट्रांसफ़र होने का कोई वो नहीं होता है, एक जगह आप अस्थायी हो जाते हैं और आपको एक आवास भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। सचिवालय लखनऊ में बैठे या लोक सेवा आयोग प्रयागराज बैठे, तो 2 जगह आपको ड्यूटी मिलती है, बड़ा शानदार ड्यूटी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। बड़ा इसके बारे में इतनी जानकारियाँ आपको दी जा रही है। अगर खंड 2 के बारे में बात करें मित्रों, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की बात करें, तो इसमें ये आधे घंटे का समय होता है, इसका पेपर होता है अलग से होता है आधे घंटे का। इसमें 60 अंक के होते हैं। विलोम शब्द पूछे जाते हैं, वाक्य वर्तनी शुद्ध अंक पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, विशेषण और विशेष से पूछे जाते हैं। तो आपको याद होगा कि यही चीज़ें वहाँ पे भी 60 नंबर की पूछी जाती थी और यहाँ पे भी 60 पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए हिंदी निबंध भी आते हैं, वो 3 घंटे का होता है और पूर्णांक 120 अंक के होते हैं। कहने का मतलब है 40-40 अंक के एक निबंध होते हैं, और निबंध का जो लेखन होता है वो इस कदर होते हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में से कोई एक पूछा जाएगा, यानी इन क्षेत्रों से पूछे जाते हैं। और इसमें दी गई कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। तो ये आपका एरिया है, इतने एरिया से एक निबंध पूछे जाते हैं, और कोई भी एक निबंध आप एक निबंध तीनों खंडों से लिखना होता है। चाहे आप साहित्यिक सांस्कृतिक से लिखें, चाहे सामाजिक क्षेत्र से लिखें या राजनीतिक क्षेत्र से, और इसमें से विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी के, आर्थिक क्षेत्र के, कृषि और व्यापार के, और अगर आप इसकी बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो इसमें से भी प्राकृतिक आपदाओं की, राष्ट्रीय विकास योजनाओं की, इनमें से भी जो है दिए जाते हैं। तो इसमें से आपको चूज करना होता है। इस तरह से आपके पास 120, 160, 120 कुल मिलाकर के 400 अंक की परीक्षाएं इसमें होती हैं। तो ये था मुख्य बातें मित्रों आपके सिलेबस के बारे में। आयु के बारे में परिचर्चा हो गई, योग्यता के बारे में परिचर्चा हो गई। तो इस तरह से आप संपूर्ण जानकारी, मैंने आपसे कहा था 30 से 35 मिनट में संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। तो मित्रों आपको कोई भी चीज़ यदि आपको छूट गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, याद दिला दूं आपको। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आभार।